हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ और हम लोग देख रहे हैं सीए इंटर जीएसटी का चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसमें आज हम हमारा लास्ट चैप्टर रिटर्न्स देखने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये कंसेप्ट नोट्स आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और ये नोट्स ले सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आप तक सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंच सके। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 16, रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या है? जीएसटी रिटर्न्स क्यों जरूरी है? फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न helps in determination of tax liability of the return filer, and at the same time it also has a huge bearing on determination of tax liability of other person with whom farmer has entered into taxable activities. क्या है? सपोज मैं हूं ए बी, ठीक है, मैंने सप्लाई किया है, चाहे गुड्स का हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस की हो, ठीक है, वीबी को। ठीक है, ये जो मैंने सप्लाई किया है, ये जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है, कुछ ना कुछ टैक्स लाइबिलिटी रहेगी, दोनों पे रहेगी, हम दोनों पे, एबी पे भी रह सकती है, वीबी पे भी रह सकती है। ठीक है, तो रिटर्न्स क्या हेल्प करते हैं? रिटर्न्स जो है जीएसटी रिटर्न टैक्स लाइबिलिटी दोनों की, एबी की भी और वीबी की भी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करने में जीएसटी रिटर्न हेल्प करते हैं। ठीक है, सब एक एक सारे देखेंगे कौन से रिटर्न्स होते हैं। आउटवर्ड सप्लाईज, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब जो मैं सपोज कुछ आपको सप्लाई कर रही हूँ, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, तो मेरी जो आउटवर्ड सप्लाईज, मैं जो सप्लाई कर रही हूँ, आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स मुझे फर्निश करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को जीएसटीआर 1 में। देखो नीचे डिटेल में है, बताती हूँ किसे जरूरी है डिटेल्स कर फर्निश करना आउटवर्ड सप्लाईज की। कौन कौन पर्सन है जिन्हें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स सारी फर्निश करनी पड़ेगी? जो भी है टू बी फर्निश बाय एवरी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अ कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं उनके अलावा सारे की सारे रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अ कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन, जो सीटीपी होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर वो रजिस्टर्ड है वो भी, और बाकी सारे रजिस्टर्ड पर्सन भी, सबको वर्ड सप्लाईज की डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। किसको नहीं करनी पड़ेगी? अगर कोई आईएसडी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसे आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स फर्निश नहीं करनी है। एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है तो उसे जीएसटीआर 1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर है जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, कोई टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, इन्हें मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा अगर कोई सप्लायर है जो ओएडार सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, जो कि लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, और किससे प्रोवाइड कर रहा है सर्विस? कोई नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को। जो सप्लायर है ऑइडार सर्विसेज का, वो खुद भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, और जो रिसिपिएंट है जिसे वो सप्लाई कर रहा है वो भी नॉन टैक्सेबल पर्सन ही है। अगर ऐसा केस है जहां दोनों की दोनों नॉन टैक्सेबल है, वहां पे उन्हें जीएसटीआर 1 दैट इज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश नहीं करनी पड़ेगी। दिस पीपल आर एक्सेप्शंस। इनके अलावा सारे रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अ कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन, सबको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक है, what is the form GSTR 1 for the month or for the quarter? मंथली रिटर्न जनरली जो रेगुलर टैक्स पेयर्स है वो तो आपके मंथली रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन कोई अगर क्यूआरएम की स्कीम में है, क्यूआरएम की स्कीम में जो है वो फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, क्या है फॉर्म? जो मैंने पहले ऊपर भी बता दिया, जीएसटीआर 1, जीएसटी रिटर्न 1। हाँ, 1 में आप जो है आउटवर्ड सप्लाईज की आपकी सारी डिटेल्स फर्निश करोगे। करनी है क्या? ड्यू डेट है जीएसटीआर 1 की। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, रेगुलर टैक्स पेयर, तो
आपकी जो ड्यू डेट है वो 11th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज अभी चल रहा है मई 2026, तो मई 2026 की जो भी सारी आउटवर्ड डिटेल्स है, ये मैं कब तक फाइल कर सकती हूँ? ये सारी डिटेल्स मैं फाइल करूंगी 11th जून 2026 तक मैं कर सकती हूँ। मई मंथ की आउटवर्ड सप्लाई की सारी डिटेल्स की ड्यू डेट हो गई 11th जून 2026। 11th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। ठीक है, ये हो गया रेगुलर टैक्स पेयर के केस में। लेकिन अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, मतलब अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपकी ड्यू डेट क्या हो गई? 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। इसका क्या मतलब है? अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है? अभी चल रहा है अप्रैल मई जून। ठीक है, तो अप्रैल मई जून, इन तीनों मंथ्स की एक क्वार्टर, ये 3 मंथ मतलब हो गया आपका एक क्वार्टर। इन तीनों मंथ्स की एक क्वार्टर की डिटेल्स आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स कब तक फर्निश कर सकते हो? क्या है? 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ ऑफ सच क्वार्टर, मतलब इधर ड्यू डेट हो गई आपकी 13th जुलाई 2026। ये हो गई आपकी ड्यू डेट क्वार्टरली रिटर्न के केस में। अंडरस्टूड? ठीक है, अब आईएफएफ क्या है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज फॉर टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम इज क्वार्टरली रिटर्न, मतलब रिटर्न जो है मंथ क्वार्टरली फाइल किया जाएगा। मंथली पेमेंट, पेमेंट जो है वो मंथली ही होगा। ठीक है, जो क्यूआरएमपी स्कीम वाले पर्सन है उनके लिए एक और अलग फैसिलिटी दी गई है आईएफएफ, जो कि है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, चाहे तो ले सकते हैं चाहे तो नहीं ले सकते। किसके लिए है? क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के लिए, हु आर इन क्यूआरएमपी स्कीम, टू फाइल देयर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर टू पास ऑन द क्रेडिट टू देयर रिसिपिएंट्स। क्या है? टैक्स पेयर्स जो है क्यूआरएमपी स्कीम में फर्निश द डिटेल्स ऑफ सच आउटवर्ड सप्लाईज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एज ही मे कंसिडर नेसेसरी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर अप टू क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 lakh rupees in each of the first 2 quarter using IFF electronically on the common portal. However, invoices pertaining to last month are to be uploaded in GSTR 1 only. क्या है? देखो, अप्रैल में जून ये आपका एक क्वार्टर है। ठीक है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट 2 month ऑफ द क्वार्टर, मतलब अप्रैल और मई। ठीक है, अप्रैल और मई की आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स आप मंथली भी दे सकते हो यूजिंग आईएफएफ फैसिलिटी। आप जो है मंथली डिटेल्स भी इनवॉइसेस की प्रोवाइड कर सकते हो ऑन द कॉमन पोर्टल। क्यों क्यों मंथली भी क्यों करना है? अगर आपका जो रिसिपिएंट है उसको क्रेडिट लेना है, आईटीसी अवेल करना है, तो उसके क्रेडिट के लिए आप आईएफएफ के थ्रू मंथली इनवॉइसेस की डिटेल्स भी दे सकते हो फॉर फर्स्ट 2 month ऑफ योर क्वार्टर। पहले 2 महीने की डिटेल्स आप आईएफएफ के थ्रू दे सकते हो, लेकिन क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? इन ईच मंथ, मतलब अप्रैल में भी और मई में भी 50 lakhs 50 lakhs तक की इनवॉइस वैल्यूज जो है आप आईएफएफ के थ्रू डिटेल्स दे सकते हो। 50 लाख के ऊपर यू कैन नॉट। ठीक है, लेकिन जो जून का मंथ है, मतलब आखिरी मंथ का है, जो क्वार्टर आखिरी मंथ, जिस क्वार्टर का आखिरी मंथ है, सॉरी, उसकी डिटेल्स तो आपको GSTR 1 में ही देनी पड़ेगी। उसके लिए कोई आईएफएफ फैसिलिटी नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट, what are the cases where registered person is debarred from furnishing outward supplies in GSTR 1 और IFF? किन लोगों को मना किया गया है कि आप जो है GSTR 1 है चाहे IFF है, आप फर्निश नहीं कर सकते हो डिटेल्स। ठीक है, फर्स्ट रिटर्न नॉट फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR 3B फॉर प्रीसीडिंग मंथ। क्या बोल रहे हैं? सपोज मई मंथ का GSTR 1 का फाइल होगा 11th जून तक। ठीक है, 11th जून तक फाइल किया जाएगा। ये बोल रहा है कि मैं ये फाइल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? प्रीसीडिंग मंथ का GSTR 3B फाइल नहीं किया गया है, मतलब
अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल किया ही नहीं गया है, तो मैं मई मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाऊंगी। अंडरस्टूड? ठीक है। और जीएसटीआर 1 या आईएफएफ कौन नहीं कर सकता है? पर्सन ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम हैज नॉट फर्निश 3B फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। सेम, ये रेगुलर टैक्स पेयर के लिए हो गया। अगर कोई क्यूआरएमपी स्कीम वाला है, उसने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड मतलब प्रीसीडिंग क्वार्टर का, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल मई जून, इसका मतलब उसने जैन फेब मार्च का ये जो क्वार्टर है इसका जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया हो, तो वो जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर सकेगा। अगर पर्सन टू होम इंटीमेशन हैज बीन इशूड अंडर रूल 88C1 और 88D1, अगर कोई पर्सन है जिसको इंटीमेशन रिसीव हुआ है 88C1 में एंड 88D1 में, तो अनलेस ही पेज द अमाउंट ऑफ एक्सेस आईटीसी और एक्सेस डिपॉजिट, जो उस इंटीमेशन में अमाउंट लिखा है उस टैक्स पेयर को वो पे करना पड़ेगा। जब तक वो अमाउंट पे नहीं करता है तब तक वो जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है। और रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फर्निश डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट एज पर प्रोविजंस ऑफ रूल 10A। बैंक अकाउंट की डिटेल्स अगर आपने दी नहीं तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब taxpayer cannot file R1 before the end of current tax period. However, following are the exceptions to this rule. क्या है? जब तक करंट टैक्स पीरियड एंड नहीं हो जाता है तब तक आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। कौन लोग हैं जो कर सकते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आफ्टर क्लोजर ऑफ देयर बिजनेस, हमने देखा था सीटीपी जो होते हैं टेम्पररीली कोई जगह पे बिजनेस करते हैं, उनका कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। तो अगर जो आप उनका टेम्पररी बिजनेस है वो क्लोज हो रहा है तो वो लोग जो है जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। उनके लिए ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आप टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद ही फाइल करोगे, नहीं, दे कैन। सेकेंड, कैंसलेशन ऑफ जीएसटीएन ऑफ नॉर्मल टैक्स पेयर, किसी का जीएसटी नंबर ही कैंसिल किया जा रहा है तो देन दे कैन फाइल देयर जीएसटीआर 1 आफ्टर कंफर्मिंग द एप्लीकेशन, आफ्टर कंफर्मिंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? कैंसलेशन का एप्लीकेशन जब उन्हें रिसीव हुआ उसके बाद वो जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। क्या क्या कॉन्टेंट्स है जीएसटीआर 1 के? बेसिक और कुछ अदर डिटेल्स है और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आपको आपको जीएसटी नंबर जीएसटीआर 1 में बताना पड़ेगा। लीगल नेम क्या है वो, ट्रेड नेम इफ एनी, हो सकता है आपका लीगल नेम और ट्रेड नेम अलग अलग हो सकता है सेम हो। सेम है तो डजेंट मैटर, अगर अलग है ट्रेड नेम इफ एनी अलग है लीगल नेम से तो वो भी बताना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था वो भी आपको बताना पड़ेगा। किस ईयर का और किस मंथ का, मई 2026 किस ईयर का और किस मंथ का रिटर्न फाइल किया जा रहा है वो भी बताना पड़ेगा। एचएसएन वाइज समरी, पूरी एक एक इनवॉइस वाइज डिटेल्स नहीं, एचएसएन वाइज एक समरी भी आपको आउटवर्ड सप्लाईज की देनी पड़ेगी। और डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, इसका डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स का क्या मतलब है? आपका जो भी इनवॉइस है उसका डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट एक्सेट्रा, ये सारी जो डिटेल्स है ये भी आपको देनी पड़ेगी जीएसटीआर 1 में। क्या क्या है? जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, पिछले साल का टर्नओवर, एचएसएन वाइज समरी देनी पड़ेगी, किस साल का किस मंथ का रिटर्न फाइल किया जा रहा है वो बताना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स की भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। इसके अलावा आउटवर्ड सप्लाई जो आप कर रहे हो उनकी भी डिटेल्स देनी पड़ेगी। कौन सी? B2B इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर्स। B2B मतलब कौन? सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन है। दोनों अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उनकी डिटेल्स देनी पड़ेगी इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर्स। यूआईएन क्या है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर, अगर कोई होल्ड कर रहा है उनको अगर कोई सप्लाई किया जा रहा है तो वो भी डिटेल्स देनी पड़ेगी। B2C इंटर स्टेट सप्लाईज वेयर इनवॉइस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज, दिस इज इम्पोर्टेंट। आप B2C मतलब आप रजिस्टर्ड हो और जो सप्लाई जिसको आप सप्लाई कर रहे हो सामने वाला बंदा रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, दैट इज B2C। B2C इंटर स्टेट, इंट्रा नहीं, B2C इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप कर रहे हो और आपकी वैल्यू इनवॉइस वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है
तो आपको वो डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। इनके अलावा आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स दोगे। किसके अलावा? सपोज इंट्रा स्टेट अगर है, या फिर इंटर स्टेट है लेकिन वैल्यू आपकी लेस देन 1 लाख रुपीज है, ठीक है। इंट्रा स्टेट B2C सप्लाईज, इंटर स्टेट B2C सप्लाईज जहाँ पे इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से कम है, उनकी आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स दोगे तो भी चलेगा, लेकिन बाकी आपको इनवॉइस वाइज पूरी डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। आप अगर कोई जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, कोई डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो, यू हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की डिटेल्स, नील रेटेड, exempted और नॉन जीएसटी सप्लाई अगर कोई किए जा रहे हैं, देन यू हैव टू फर्निश योर डिटेल्स। अमेंडमेंट्स फॉर प्रायर पीरियड, ये क्या है? ये क्या है? सपोज अप्रैल मंथ का कोई GSTR 1 था जिसमें मैंने कुछ तो गलत कर दिया था, समथिंग रॉन्ग वॉज देयर, मेरे को वो अमेंड करना है। तो मैं कब मई मंथ का जब रिटर्न फाइल करूंगी उसमें मैं ये डिटेल्स अमेंड करूंगी, तो जो भी प्रायर पीरियड की डिटेल्स मैं अमेंड कर रही हूँ वो भी डिटेल्स मुझे देनी पड़ेगी। कोई अगर एडवांस रिसीव किया जा रहा है, कोई एडवांस एडजस्ट किया जा रहा है, उसकी भी डिटेल्स GSTR 1 में देनी पड़ती है, ठीक है। अब what kind of details of outward supplies are required to be furnished in GSTR 1, 1A और IFF? क्या डिटेल्स? अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो तो इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। हर इनवॉइस वाइज सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो और B2C में इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो जहां इनवॉइस वैल्यू 1 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1 लाख या उससे कम है तो आपको स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स देनी है, इनवॉइस वाइज नहीं दिए तो भी चलेगा। और इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो अगर, ये हो गया इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट अगर B2C सप्लाई कर रहे हो तो कुछ भी वैल्यू रहो आपकी, डजंट मैटर, आप एक कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे सकते हो इनवॉइस की, जरूरी नहीं है आप इनवॉइस वाइज हर डिटेल दो, ठीक है। अगर IFF के थ्रू आप आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश कर रहे हो डिटेल्स, और B2B सप्लाईज अगर आपकी है, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा हो, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स ही देनी पड़ेगी। और डेबिट क्रेडिट नोट्स अगर कोई इशू हो रहे हैं तो उनकी भी आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। कब? अगर IFF के थ्रू हो रहा है। अंडरस्टूड? How are the details of outward supply furnished in current period amended? अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स है जो कि आपने करंट पीरियड की फर्निश की है, अगर वो आपको अमेंड करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? In cases where a taxpayer after filing GSTR 1 realizes some amendment downward or upward is required to be made in tax liability in form GSTR 1, an optional form GSTR 1A is provided to him. मैंने मई मंथ का जो रिटर्न फाइल किया, मई मंथ का GSTR 1 जो मैंने फाइल किया, मुझे पता चला कि कुछ तो गलत हुआ है एंड नाउ आई हैव टू अमेंड दोज डिटेल्स, ठीक है। तो मेरे पास में एक फैसिलिटी दी गई है GSTR 1A, ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, ये अभी रिसेंटली आया है GSTR 1A, ठीक है। GSTR 1A एक फॉर्म है जो कि ऑप्शनल फॉर्म है, इसमें मैं वो डिटेल्स अमेंड कर सकती हूँ। कब कब? मई मंथ की, करंट टैक्स पीरियड की, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन में आफ्टर फर्निशिंग डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 1 फॉर टैक्स पीरियड बट बिफोर फाइलिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B। मतलब मैं ये फॉर्म कब यूज कर सकती हूँ? अगर मैंने मई मंथ का GSTR 3B जो है वो अभी तक फाइल नहीं किया है, GSTR 3B फाइल करने से पहले मैं करंट मंथ की अमेंडमेंट्स फॉर्म GSTR 1A में कर सकती हूँ, ठीक है। In case where change is required to be made in GST number of a recipient for supply reported in R1 of a tax period, same can be rectified through one for subsequent tax period only. Important, अगर GST नंबर आपको अमेंड करना है, आपने गलती से GST नंबर गलत डाल दिया है
टू के जगह जेड लिख दिया, जेड के जगह पे टू लिख दिया, जीरो के जगह ओ लिख दिया, ओ के जगह जीरो लिख दिया। ये बहुत कॉमन है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अगर आपका जीएसटी नंबर गलत गया है तो आपको जो है GSTR 1 ए जो फॉर्म है वो ऑप्शन नहीं है, आपको अगले मंथ के GSTR 1 में ही वो अमेंड करना पड़ेगा जीएसटी नंबर। अंडरस्टूड? ठीक है। ये हमने देखा कि करंट टैक्स पीरियड की अमेंडमेंट्स आप GSTR 1 ए में कर सकते हो बिफोर फाइलिंग GSTR 3 पी। ठीक है। लेकिन अगर अगर प्रायर पीरियड की अमेंडमेंट है, मैंने मई मंथ का रिटर्न फाइल करते वक्त मेरे को पता चला कि अप्रैल में मार्च में कुछ गड़बड़ी थी, प्रायर पीरियड की अगर कोई अमेंडमेंट मुझे करनी है तो क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ बाय वे ऑफ अमेंडमेंट टेबल गिवन इन GSTR 1 और सब्सिक्वेंट पीरियड्स। जब जीएसटी पोर्टल पे देखोगे तो एक अमेंडमेंट का भी टेबल होता है, वहां पे आप प्रायर पीरियड की अमेंडमेंट्स जो है वो डिटेल्स बता सकते हो। ठीक है। आप वो जो अमेंडमेंट्स हो इस कब कर सकते हो, क्या ड्यू डेट है, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है जब तक आप अमेंडमेंट कर सकते हो? इससे तो मुझे कितने भी साल पहले का कुछ पता चलेगा और क्या मैं वो अब चेंज कर सकती हूँ? नहीं। टाइम लिमिट है 30th day of November following the end of financial year to which such details pertain, डेट ऑफ फाइलिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न। मतलब अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2026 2027। तो 2026 2027 का अगर कोई अमेंडमेंट्स है तो मैं कब तक कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ 30 नवंबर 2028 तक, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न। वैसे तो ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर होती है, लेकिन अगर मैंने पहले फाइल कर दिया तो वो डेट अदरवाइज अर्लियर ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और 30 नवंबर 2028 अपने केस में हो गया 30 नवंबर 2028। यहाँ तक मैं जो है अमेंडमेंट्स कर सकती हूँ। इसके बाद क्या मैं कोई चेंजेस कोई अमेंडमेंट कर सकती हूँ? नहीं, यू कैन नॉट। ठीक है। अब नील GSTR 1 क्या है? हमने ऊपर देखा था कि सारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सबको सबको जो है रिटर्न फाइल करना पड़ता है, आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल सबको देनी पड़ेगी। सपोज मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर मंथ में मेरा बिजनेस हुआ ही नहीं, तो क्या मैं फिर आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स दूंगी? नहीं है ही नहीं तो कैसे दूंगी? उस केस में आपको एक नील GSTR 1 फाइल करना पड़ता है। Filing of GSTR 1 is mandatory for all normal and casual taxable persons, even if there is no business activity in any particular tax period. For such period, a nil GSTR 1 is required to be filed. नील GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है? एनी टाइम फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मंथ सब्सिक्वेंट ऑफ द टैक्स पीरियड। ड्यू डेट GSTR 1 की 11 तारीख है, तो 1 तारीख से 11 तारीख तक आप कभी भी वो नील GSTR 1 जो है वो फाइल कर सकते हो। ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग फॉर्म GSTR 1 है। GSTR 1 क्या, सपोज अभी चल रहा है मई, ठीक है, ड्यू डेट तो 11 जून है, ठीक है, लेकिन मैंने 11 जून को फाइल नहीं किया, मुझे लेट हो रहा है GSTR 1 फाइल करने को, तो मैं 2026 में का GSTR 1 कितने भी टाइम बाद कभी भी कोई भी साल में कर सकूंगी क्या? नहीं। मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 3 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग सच डिटेल। 3 साल है आपके पास में, आप कर सकते हो, उसके बाद यू कैन नॉट। ठीक है। दिस फिनिशेस योर आउटवर्ड सप्लाईज वाली सारी डिटेल्स। GSTR हमने क्या क्या देखा? GSTR 1 देखा, 1A देखा, IFF देखा। ठीक है। इन ऑल केसेस रेगुलर टैक्स पेयर और क्वार्टरली टैक्स पेयर जो भी रहेगा, सबके केसेस में हमने ये देख लिया। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स भी आपको देनी पड़ती है एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स भी होती है। आउटवर्ड की देख ली, अब इनवर्ड की देखते हैं, मतलब जो आपने परचेस किया है, जो सप्लाई आपने कंज्यूम की है उसकी डिटेल्स। देखो, एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है। ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट मतलब आपको कुछ कागजात
कुछ करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी पोर्टल पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है स्टेटमेंट। कौन सा? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी मे बी अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। जितने भी आपने इनवर्ड सप्लाईज लिए हैं, ठीक है, उसमें से जिसका भी आईटीसी आपको अवेलेबल है, जिसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, वो डिटेल्स का एक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जीएसटी पोर्टल पे। उसके अलावा कौन सा स्टेटमेंट? जहां आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हो, वैसा भी एक स्टेटमेंट होता है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। आप कब नहीं क्लेम कर सकते हो आईटीसी? अगर आप कोई न्यू रजिस्ट्रेंट हो, उसके केस में जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है, आईटीसी वेयर कैन नॉट बी अवेल्ड। अगर आप कोई न्यू रजिस्ट्रेंट हो, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नया दिया है आपने, या फिर हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड, कोई प्रिस्क्राइब पीरियड है, उसका पेमेंट किया नहीं है आपने टैक्स लाइबिलिटी का, उस केस में। थर्ड, whose output tax payable as per GSTR 1 or IFF exceeds the tax paid in GSTR 3B for particular tax period by prescribed limit। GSTR 1 और GSTR 3B का मैच ही नहीं हो रहा है अमाउंट एक दूसरे के साथ। आपका जो R1 में आपने बताया है कि इतना इतना लाइबिलिटी है, और 3B में आपने उतनी लाइबिलिटी पे ही नहीं की है, अमाउंट ही दोनों मैच नहीं हो रहे जीएसटीआर 1 और 3B के। देन वो जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट रहेगा जिसमें बताया रहेगा कि इतना इतना आईटीसी आप अवेल नहीं कर सकते हो। Next, who has availed ITC of an amount that exceeds the credit that can be availed him as per GSTR 3B to be during prescribed period and by prescribed limit। ये जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि आप इतना इतना आईटीसी ले सकते हो, इससे ज्यादा अगर आपने ले लिया तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें बताया जाएगा कि इतना आईटीसी आप नहीं ले सकते हो, ज्यादा ज्यादा एक्सेस आईटीसी आपने अवेल कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with provisions of section number 49, that is who has discharged more tax liability from credit ledger than prescribed in 86B। हमने रूल 86B पढ़ा था जहां पे आपको 1% मैंडेटरीली आपको जो है ई कैश लेजर यूज करना पड़ेगा आपकी टैक्स लाइबिलिटी पे करने को। तो ये बोल रहा है अगर आपने वो 1%, मतलब आपने 100% टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट लेजर से यूज की है, देन आपको वो जो है ये फॉर्म जिसमें ऑटोमेटिकली जो ये जनरेट हो रहा है, जिसमें बोला गया है कि आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हो। कौन सा? अगर आपने 1% मैंडेटरीली जो ई कैश लेजर से लाइबिलिटी पे करना है उसमें डिफॉल्ट किया तो, और इन सब के अलावा कोई स्पेसिफाई किए हैं क्लासेस ऑफ पर्सन को, उसके केसेस में। ठीक है। अगर आपकी डिफरेंस है काय में लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B दैट रिपोर्टेड इन रिटर्न। जीएसटीआर 1 में मैंने बताया कि मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 100 रुपीज है, और जब मैंने जीएसटीआर 3B फाइल किया तो मैंने 80 रुपए ही पे किए, 20 पे ही नहीं किए। ये जो डिफरेंस है 20 रुपीज का, इसके साथ आप कैसे डील करोगे? मैनर ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंस इन लाइबिलिटी ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। देखो, where the tax liability as per GSTR 1 for a tax period exceeds tax liability as per 3B, मतलब R1 में तो बता दिया 100 रुपए है, लेकिन 3B में आपने 80 रुपीज ही बताया, पे 80 रुपीज ही किया। By more than a specified extent, the registered person would be intimated on the portal of such difference and directed to either pay the differential tax liability along with interest or explain the difference within 7 days period। जब ये जो डिफरेंस है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में आपके डिफरेंस दिख रहा है तो आपको जीएसटी पोर्टल पे एक नोटिस दी जाएगी। उस नोटिस में लिखा रहेगा कि आपने इतना अमाउंट R1 में बताया है लेकिन जीएसटीआर 3B में कम है, आपने पेमेंट कम किया है टैक्सेस का। ठीक है।
तो जो वो नोटिस लिखी जाएगी तो आपके पास में दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन रहेगा? एक तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो पे कर दो अलोंग विथ इंटरेस्ट। अभी डिले किया है, लेट किया है, रॉन्ग किया है, गड़बड़ी की है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, पे कर दो अलोंग विथ इंटरेस्ट। या फिर आपके पास में 7 दिनों का टाइम है, विद इन 7 डेज आप उस नोटिस का रिप्लाई दे सकते हो, जिस रिप्लाई में आप लिखोगे कि ये डिफरेंस क्यों है। कुछ भी हो सकता है आपने जीएसटीआर 1 में गलत ही बता दिया हो गलती से, फिर 3B में जो लिखा है वो सही लिखा है। आपको जो भी रिप्लाई है उस विद इन 7 डेज उस नोटिस का रिप्लाई आपको देना पड़ेगा, या तो फिर चुपचाप अमाउंट पे कर दो अलोंग विद इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अगर डिफरेंस इन आईटीसी अवेलेबल इन 2B एंड जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 2B जो आपका फॉर्म है उसमें दिख रहा है कि आईटीसी आपके पास में कितने अवेलेबल है, 100 रुपीज। लेकिन जब जीएसटीआर 3B आपने फाइल किया तो आपने कितना आईटीसी क्लेम किया? 150 रुपए क्लेम कर लिया आपने, 50 रुपए ज्यादा क्लेम किया है आईटीसी। तो अगेन अगेन क्या, जब आपका जो आईटीसी अवेलेबल है वो आपने एक्सेस क्लेम कर लिया तो आपको जो है अवेल एज पर जीएसटीपीबी दैट अवेल टू बी एक्सीज इन सच केसेस द रजिस्टर्ड पर्सन shall directed to pay an amount equal to said excess amount of ITC along with interest or give a reasonable explanation, and if neither is done amount can be demanded under section 73, 74 और 74A। सेम जैसे इधर ऊपर देखा कि एक तो चुपचाप अमाउंट पे कर दो या तो फिर रीजन दो डिफरेंस का। ठीक है। अगर आपने एक्सेस आईटीसी का अमाउंट भी पे नहीं किया है, ना आप रीजन दे पा रहे हो कि एक्सेस आईटीसी क्यों क्लेम किया है, तो फिर आपका जो अमाउंट है वो सेक्शन 73, 74, 74 है, जो कि आपके शो कॉज नोटिस के सेक्शन है, इसमें भी आपको अमाउंट डिमांड किया जा सकता है। ठीक है। अब जीएसटीआर 2A क्या है और जीएसटीआर 2B क्या है मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, वो देखते हैं। देखो, एक है जीएसटीआर 2A एंड इट्स फीचर्स, नेक्स्ट जीएसटीआर 2B एंड इट्स फीचर, एक एक देखते हैं। जीएसटीआर 2A क्या है? ये एक सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट है ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। क्या आपको मैन्युअली कुछ करना है? नहीं। क्या आप इस सिस्टम जनरेटेड में कुछ मैन्युअल चेंजेस कर सकते हो? नहीं। एक सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट होता है जो कि रीड ओनली स्टेटमेंट होता है, यू कैन नॉट एडिट दैट। किसका स्टेटमेंट होता है? जो भी आपने इनवर्ड सप्लाईज लिए उसकी डिटेल्स जीएसटीआर 2A में आपको दिखेगी। नेक्स्ट इट इज अपडेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस। मतलब सपोज आज मैंने कुछ इनवर्ट सप्लाई किया है, तो आज का जो इनवर्ट सप्लाई है वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो जाएगा। फिर कल मैंने जो किया कल का कल अपडेट हो जाएगा। आज मैंने सुबह एक किया, दोपहर में एक किया, शाम में एक किया, तो सुबह दोपहर शाम रियल टाइम बेसिस पे ये अपडेट होते रहता है कंटिन्यूअसली जीएसटी पोर्टल पे ऑटोमेटिकली। अंडरस्टूड? reflects details of invoices furnished by a non-resident taxable person in form GSTR 5। जो NRTP होता है, जो GSTR 5 फाइल करता है, तो ये जो डिटेल्स फाइल करता है इनवॉइसेस की एनआरटीपी जीएसटीआर 5 में, ये डिटेल्स भी उसके जीएसटीआर 2A में दिखेगी। नेक्स्ट, अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है जो जीएसटीआर 6 फाइल कर रहा है, ये इसकी भी इनवॉइस की जो डिटेल्स है ये दिखेगी जीएसटीआर 2A में। ठीक है। अगर कोई टीडीएस डिडक्टर है या कोई टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करता है टीसीएस। ये लोग जो है जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 फाइल करते हैं, इनकी भी डिटेल्स जीएसटीआर 2A में दिखेगी। क्या है जीएसटीआर 2A एंड इट्स फीचर्स? जीएसटीआर 2A एक ऑटो जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो और रियल टाइम बेसिस पे ये जो है अपडेट होते रहता है। इसमें क्या क्या और डिटेल्स दिखती है? इसमें दिखती है टीडीएस डिडक्टर की, टीसीएस कलेक्टर की, आईएसडी की और एनआरटीपी की। ये जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं इनकी भी सारी डिटेल्स जीएसटीआर 2A में दिखती है। अब
इम्पोर्टेंट GSTR2A इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन GSTR2B जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? आप कितना आईटीसी क्लेम कर सकते हो वो आपके GSTR2B में ही दिखता है। ठीक है, अगेन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एलिजिबल आईटीसी एंड इट इज अवेलेबल वंस अ मंथ। GSTR2B मैं आपको बता दूं हर मंथ के, सपोज मई मंथ अभी शुरू है, मई मंथ का GSTR2B आपको जून में कब दिखेगा? 14th ऑफ जून को मई मंथ की डिटेल्स आपको GSTR2B की दिखेगी। ये कोई कंटिन्यूअसली अपडेट नहीं होता है, GSTR2B रियल टाइम बेसिस पे अपडेट नहीं होता है, महीने में एक ही बार बनता है 14 तारीख। ठीक है, एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, मतलब अपडेट नहीं होती है। रिफ्लेक्ट डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय सप्लायर्स इन फॉर्म GSTR1, 5 एंड 6 बिटवीन कट ऑफ डेट्स। कट ऑफ डेट्स के बीच में जो भी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स जो फर्निश की गई है, ये सारी डिटेल्स भी GSTR2B में दिखती है। ठीक है, अगर कोई QRMP स्कीम वाला बनता है इन द फॉर्म GSTR1 और यूजिंग IFF बिटवीन कट ऑफ डेट, QRMP स्कीम वाला पर्सन GSTR1 फाइल किया है या IFF में जो भी डिटेल्स दिए वो सारी GSTR2B में दिखेगी। और इनके अलावा अगर आपने कोई IGST पे किया है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स ब्रॉट इन DTA फ्रॉम SEZ यूनिट और डेवलपर, IGST पे किया है, क्यों पे किया है? आपने इंपोर्ट किया है गुड्स का, उस टाइम पे आपने अगर IGST पे किया हो तो वो डिटेल्स भी GSTR2B में दिखेगी। उसके अलावा अगर आपने कोई गुड्स बाय किए हैं DTA यूनिट में, कहा से? फ्रॉम SEZ यूनिट और डेवलपर। मैं सपोज DTA में हूँ, सामने वाला बंदा SEZ यूनिट है, SEZ डेवलपर है, उससे मैंने कुछ परचेस किया है, उससे मैंने कुछ इनवर्ड सप्लाई की है, वो डिटेल्स भी मेरे GSTR2B में दिखेगी। अंडरस्टूड? अब आते हैं बारी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39, योर इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो आपको जो है कौन से रिटर्न फॉर्म्स है सेक्शन नंबर 39 में। एक है GSTR3B जो सारे के सारे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है, सबको GSTR3B फाइल करना पड़ेगा क्योंकि आप टैक्स पे ही उसमें करते हो। सेकंड GSTR4, ये किसके लिए? जो कॉम्पोजिशन लेवी वाले बंदे होते हैं, सेक्शन नंबर 10 कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए GSTR4 है। अगर कोई NRTP है उनके लिए GSTR5 है, और जो TDS डिडक्ट कर रहा है उनके लिए GSTR7 है, और एक आपको बता दूं जो TCS कलेक्ट कर रहा है उनके लिए GSTR8 है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन बंदों को GSTR3B फाइल ही नहीं करना है, उन्हें जरूरी नहीं है। सेम GSTR1 के केस में जो हमने देखा था, सेम वही सारे पॉइंट्स है। ISD, NRTP, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, अगर कोई TDS डिडक्ट कर रहा है, अगर कोई TCS कलेक्ट कर रहा है, या कोई सप्लायर है ऑइडार सर्विसेज का जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और किसे सप्लाई कर रहा है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को। इन लोगों के ये जो है ना इन्हें GSTR3B कंपलसरी है और ना ही इन्हें GSTR1 कंपलसरी है। ठीक है, अब जैसे GSTR1 में हमने देखा था कि 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू डेट होती है, वैसे 3B की क्या ड्यू डेट होती है? 20th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ फॉर विच रिटर्न इज फर्निश्ड। और अगर आप QRMP स्कीम वाले हो तो 22nd और 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। मई मंथ का GSTR3B कब तक फाइल हो सकता है? 20th जून तक। 20 जून आपकी ड्यू डेट है, इसके बाद में फाइल करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू डेट इज 20th जून। सिमिलरली अगर कोई QRMP स्कीम वाला है तो वो सक्सीडिंग क्वार्टर का, नेक्स्ट क्वार्टर का 22nd या 24th मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, उसकी जो है ड्यू डेट हो जाएगी। अब ये जो है ना अलग अलग स्टेट्स है ड्यू डेट फॉर टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, हमने देखा 22nd और 24th। तो कौन से स्टेट्स में जो ड्यू डेट है वो 22 तारीख है और कौन से स्टेट्स में आपकी ड्यू डेट GSTR3B की 24 तारीख है? रजिस्टर्ड पर्सन हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस,
जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में है, इन स्टेट्स में है, तो उनके लिए ड्यू डेट इज 22nd ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन कोई है जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये स्टेट्स में है, देन उनके लिए जो ड्यू डेट है वो 24th डे ऑफ सक्सीडिंग सच क्वार्टर है। ठीक है, अब जैसे जीएसटीआर 1 के कंटेंट्स देखे थे वैसे ही जीएसटीआर 3 के देखेंगे। बेसिक डिटेल्स क्या क्या रहेगी, जीएसटी नंबर, लीगल नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और ईयर और मंथ और क्वार्टर, कौन से टाइम पीरियड का जीएसटीआर 3 फाइल कर रहे हो। अदर डिटेल्स, हमने जीएसटीआर 1 में हमने क्या देखा, आपको इनवॉइस वाइज सारी डिटेल्स एक एक ट्रांजैक्शन की देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जीएसटीआर 3 में क्या आपको एक एक ट्रांजैक्शन की इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी है, नहीं। समराइज्ड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, आरसीएम की डिटेल्स समराइज फॉर्म में आपको देनी पड़ती है। ठीक है, आरसीएम की डिटेल चाहे आउटवर्ड किया हो चाहे इनवर्ड किया हो, जो आरसीएम की डिटेल्स है वो देनी पड़ेगी जीएसटीआर 3 में। उसके अलावा अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई किया है आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कोई कॉम्पोजिशन पर्सन को या कोई ईयूआईएन होल्डर्स को, इंटर स्टेट सप्लाईज की है अनरजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन यूआईएन होल्डर को, आपको उसकी समराइज डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका कितना आईटीसी एलिजिबल है कितना इन एलिजिबल है वो डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसके अलावा एग्जाम नील रेट और नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई, ऊपर जीएसटीआर 1 के टाइम पे आउटवर्ड, जीएसटीआर 3 में इनवर्ड सप्लाईज की वैल्यूज आपको देनी पड़ेगी। एग्जाम 10 नील रेटेड है चाहे नॉन जीएसटी है, आप कितना टैक्स पे कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा, और कितना आपके पास में टीडीएस का या टीसीएस का क्रेडिट है अवेलेबल, that also you need to furnish the details same as GSTR 1 GSTR 3B की भी मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो 3 इयर्स है फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग सच रिटर्न। ठीक है, जैसे जीएसटीआर 1 सबके लिए मैंडेटरी है और अगर आपका बिजनेस ही नहीं हुआ है तो आप नील जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, सिमिलरली नील जीएसटीआर 3B भी है। अगर आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी हुई ही नहीं है किसी टैक्स पीरियड में, उस केस में आप नील जीएसटीआर 3B फाइल करोगे। ठीक है, कब से हम देख रहे हैं क्यूआरएमपी स्कीम, क्यूआरएमपी स्कीम अब डिटेल में पढ़ेंगे। क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, टैक्स पेमेंट आपका हर मंथली ही होगा लेकिन आप रिटर्न जो है क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। कौन से स्टेट में क्या ड्यू डेट है वो तो हमने देख लिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट योर पार्ट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्यूआरएमपी स्कीम है ये आपकी जीएसटीएन वाइज है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पर्सन में अवेल क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्शन फॉर सम जीएसटीएन एंड नॉट फॉर अदर जीएसटीएन। मैं हूं एबी, ठीक है, मेरा बिजनेस कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, केरला में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, इन स्टेट्स में मेरा जो है बिजनेस है। ठीक है, देखो ये तो पता है कि जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में मेरा जीएसटी नंबर अलग रहेगा, गुजरात में मेरा जीएसटी नंबर अलग रहेगा, राजस्थान में कुछ और रहेगा, केरला और मध्य प्रदेश में कुछ और रहेगा, सबका जीएसटी नंबर मेरा अलग अलग रहेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम जो है ये जीएसटीएन वाइज है। हो सकता है मैं महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में क्यूआरएमपी स्कीम लू और राजस्थान और केरला में लू ही नहीं, चलेगा। नॉट मैंडेटरी कि आपको सबके लिए लेना ही पड़ेगा। क्यूआरएमपी स्कीम इज जीएसटीएन वाइज। क्या है क्यूआरएमपी स्कीम, एक ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम है, इट इज नॉट मैंडेटरी, एक ऑप्शनल स्कीम है ये। अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो आप नहीं लोगे, जिसमें आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो और मंथली पेमेंट करते हो टैक्सेस का। कौन ले सकता है, क्या है एलिजिबिलिटी, जो टैक्स पेयर्स है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अब 5 करोड़ रुपीज है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर मेरा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो मैं आराम से क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकती हूँ। 5 करोड़ से ज्यादा है तो मैं
नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, क्या कंडीशन मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी तो मैं क्यूआरएमपी स्कीम लूंगी? Taxpayer must have furnished last return as due on the date of exercising such option. Suppose मुझे अभी मई चल रहा है, अभी मुझे क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करनी है, तो मुझे क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? मई मंथ के पहले के जितने भी रिटर्न है, जैन फेब मार्च अप्रैल, मेरे को वो सारे रिटर्न फाइल किए रहने चाहिए, मैंने टैक्सेस पे किए रहने चाहिए, सारी डिटेल्स फर्निश की रहनी चाहिए, तो मैं आज के तारीख में क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज आई कैन नॉट। मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन क्या है? टैक्स पेयर्स कैन ऑप्ट इन फॉर एनी क्वार्टर from first day of second month of preceding quarter to last day of first month of quarter for which option is being exercised। क्या बोल रहे हैं? कब कब मैनर ऑफ ऑप्टिंग क्यूआरएमपी स्कीम क्या है? मैं कब ऑप्ट कर सकती हूँ? मैं ऑप्ट कर सकती हूँ फॉर एनी क्वार्टर, किसी भी क्वार्टर के लिए मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। कब? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ। अभी क्या चल रहा है? अप्रैल मई जून, ये वाला क्वार्टर चल रहा है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ मतलब मई, सेकेंड मंथ कौन सा है? मई, मई का पहला तारीख, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ, मई के पहले तारीख से लेके तो लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर फॉर विच ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज। कुछ तो गलत हुआ यहाँ पे। फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। देखो बताती हूँ, अभी चल रहा है कौन सा क्वार्टर? अप्रैल मई जून। इसके पहले कौन सा क्वार्टर था? जैन फेब मार्च। ठीक है, तो मैं कब से कब तक के लिए क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकती हूँ? फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, प्रीसीडिंग क्वार्टर फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट फेब से लेके, फर्स्ट फेब से लेके तो मैं फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर फॉर विच ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज। अप्रैल में जून के लिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो फर्स्ट मंथ मतलब यहां से लेके फेब से लेके अप्रैल के लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकती हूँ। अंडरस्टूड? थोड़ा सा क्रिटिकल है लैंग्वेज, वो आपको समझना है। ठीक है, इसके अलावा वैलिडिटी ऑफ ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड, टैक्सपेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर। क्या हर क्वार्टर मेरे को, हर क्वार्टर में बार बार मेरे को ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा क्या? नहीं, एक बार कर लिया तो कर लिया, और मैं कभी भी रिवाइज कर सकती हूँ उस ऑप्शन को, मैं चाहे तो कभी भी चेंज कर सकती हूँ, क्यूआरएमपी से खुद को रेगुलर स्कीम में ला सकती हूँ। ठीक है, अब ऑप्टिंग आउट ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम, अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं ऑप्ट आउट कर लूंगी, मुझे करना पड़ेगा। और अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ फ्रॉम प्रीसीडिंग क्वार्टर टू लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, सेम सेम टू सेम, सेम यही लाइन है। ठीक है, अब पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर क्यूआरएमपी स्कीम, टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ क्वार्टर, अप्रैल और मई में जितना भी टैक्स ड्यू हुआ है, मैं कब? प्री फाइल्ड फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06, एक फॉर्म होता है उसमें मुझे वो डिपॉजिट करना पड़ेगा अप्रैल और मई का। पेमेंट टू बी मेड बाय 25th ऑफ नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ, पूरे क्वार्टर का, अप्रैल मई जून, इस पूरे क्वार्टर का पेमेंट कब करूंगी? मैं 25 तारीख करूंगी। 25 कौन सी तारीख? जुलाई में पेमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम में हूँ और मुझे मंथली पेमेंट जो है टैक्स का पे करना है, मेरे पास में 2 मेथड्स है, एक है फिक्स सम मेथड, एक है सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स्ड सम मेथड क्या है? pay tax due in each of the first 2 months of the quarter, या फिर डिपॉजिट इन पीएमटी 06 बाय 25th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। दो ऑप्शन है मेरे पास में, हर महीने की महीने पहले 2 महीने का मंथली पेमेंट कर दू टैक्स का, ये हमने कहा देखा था आईएफएफ फैसिलिटी जो है, या फिर 25 तारीख तक का, 25 तारीख की ड्यू डेट है, वहां तक का सारा की सारा अमाउंट डिपॉजिट कर दू पीएमटी 06 में। मेरे पास ये 2 ऑप्शन है।
तो फिक्स सम मेथड क्या बोलती है? फिक्स सम मेथड बोलती है कि 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्ड क्वार्टरली। पिछले पिछले क्वार्टर का जो रिटर्न फर्निश किया गया है, उस पिछले क्वार्टर का आपको 35% ऑफ टैक्स जो है वो कैश, ई कैश लेजर से आपका पे किया रहना चाहिए। ठीक है, कैश से आपको 35% ऑफ टैक्स पे किया रहना चाहिए। और अदरवाइज टैक्स लाइबिलिटी पेड इन कैश इन रिटर्न फॉर लास्ट मंथ ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली। अगर मंथली रिटर्न आपका फाइल किया था, पिछले क्वार्टर का मंथली रिटर्न फाइल किया है, तो आपको सारा की सारा टैक्स लाइबिलिटी वो कैश में पे किया रहना चाहिए। दिस टेल्स योर फिक्स्ड सम मेथड, मतलब 35% एक तो कैश में, या फिर अगर क्वार्टरली फाइल किया है तो, और अगर मंथली फाइल किया है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी पूरी कैश में पे होगी। ठीक है, अब सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या बोलती है? सेल्फ असेसमेंट मेथड बोलती है टैक्स पेयर्स कैन पे टैक्स बाय कंसिडरिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज एंड आईटीसी अवेलेबल इन फॉर्म पीएमटी 06। खुद से मैं मेरा अमाउंट असेस करूंगी, टैक्स लाइबिलिटी का आईटीसी कितना अवेलेबल है वो सारा असेस करूंगी और चुपचाप जीएसटी पीएमटी 06 में पेमेंट कर दूंगी। क्या ड्यू डेट? 25th है आपकी ड्यू डेट। ये हो गई आपकी दो मेथड्स। अब दोनों मेथड में एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या है देखेंगे। सबसे पहले फिक्स सम मेथड जो अगर है आपकी, तो उसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वेयर ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स्ड सम अमाउंट फॉर फर्स्ट 2 months ऑफ क्वार्टर इज पेड बाय ड्यू डेट। ड्यू डेट तक आपने अमाउंट पे कर दिया है तो कोई इंटरेस्ट नहीं पे करने का, नो इंटरेस्ट वुड बी एप्लीकेबल इन दैट केस। ठीक है, लेकिन अगर टैक्स पेयर है मेक्स मंथली पेमेंट बियॉन्ड ड्यू डेट के आगे पेमेंट किया है, तो इंटरेस्ट इज पेएबल एट एप्लीकेबल रेट फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग जीएसटी पीएमटी 06 टिल डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। जो ड्यू डेट है जीएसटी पीएमटी 06 की क्या है? 25th। मैंने पेमेंट कब किया? 30th। तो इन 5 दिन का इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा। वेयर फॉर्म जीएसटीआर 3B इज फर्निश्ड बियॉन्ड ड्यू डेट। 3B आपने जो है बियॉन्ड ड्यू डेट पे किया, फर्निश रिटर्न फाइल किया है, तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ऑफ टैक्स लाइबिलिटी नेट ऑफ आईटीसी। मतलब मेरी टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपीज थी, मेरे पास आईटीसी अवेलेबल था 40 रुपीज का, तो ये जो 60 रुपीज है इस पे मेरे को इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम जो डे वाइज कैलकुलेट होता है, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं सेल्फ असेसमेंट मेथड वाली टैक्स पेयर हूँ, तो इंटरेस्ट जो है इट इज पेबल एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये वाला 18% पर एनम कैलकुलेटेड ऑन डे वाइज बेसिस for tax or any part thereof net of ITC which remains unpaid or paid beyond due date। पे नहीं किया है या ड्यू डेट के आगे पे किया है, तो जितना टाइम है, मैंने 25 तारीख मेरी ड्यू डेट थी, 30 तारीख को पे किया है, तो 5 दिन का इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, एरर है या कोई ओमिशन है तो क्या आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो क्या? मुझे मेरा रिटर्न जो है वो रिवाइज करना है, नहीं कर सकती हूँ, रिवीजन ऑफ रिटर्न इज नॉट परमिसेबल, लेकिन मुझे सब्सिक्वेंट रिटर्न में रेक्टिफिकेशन करना है। मई मंथ में जो गड़बड़ी हुई है वो जून मंथ के रिटर्न में क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, वो मैं सही कर सकती हूँ, जिसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट है जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी। ठीक है, और रेक्टिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटिनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट एक्टिविटीज। अगर मेरा कोई स्क्रूटिनी हो रहा है, कोई ऑडिट हो रहा है, वो रेक्टिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटिनी, ऑडिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या मैं रेक्टिफिकेशन कर सकती हूँ? नहीं, आई कैन नॉट। सिर्फ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स में मैं जो है रेक्टिफिकेशन कर सकती हूँ। जीएसटीआर 4 एंड सीएमपी 08 फॉर कॉम्पोजिशन सप्लायर क्या है देखते हैं। जो कॉम्पोजिशन सप्लायर है सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से उन्हें जीएसटीआर 4 एनुअली फाइल करना पड़ेगा एंड इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स क्वार्टरली इन सीएमपी 08। इनको कोई मंथली रिटर्न जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B इन्हें एप्लीकेबल नहीं है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है वो एक एनुअल रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 4, और
क्वार्टरली क्वार्टरली वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को इन फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08। ठीक है। नेक्स्ट जीएसटीआर 4 फॉर द पीरियड प्रायर टू एक्साइटिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। क्या है ये? जो सीएमपी 08 है, जीएसटी सीएमपी 08 रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड फॉर इज एक्साइटिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम और जीएसटीआर 4 दोनों टिल 18th of the month succeeding the quarter in which the date of withdrawal falls, या 30th April following the end of financial year during which such withdrawal। अगर मैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हूँ और अब मुझे एग्जिट करना है कॉम्पोजिशन स्कीम से, तो मुझे जो है जीएसटीआर 4 फॉर द पीरियड प्रायर टू एग्जिटिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम कर सकती हूँ मैं जीएसटी सीएमपी 08 जिसमें मुझे टैक्सेस पे करने हैं। कर सकती हूँ। क्या ड्यू डेट है? 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। क्वार्टर एंड होने के बाद जो महीना रहेगा उसकी 18 तारीख ड्यू डेट है। और जीएसटीआर 4 कब तक फाइल करूंगी? ड्यू डेट इज 30 अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज माय ड्यू डेट। नेक्स्ट वी विल सी जीएसटीआर 5 फॉर एनआरटीपीज। जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो जीएसटीआर 5 फाइल करते हैं जिसमें वो उनकी इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों सप्लाई की डिटेल देते हैं। मंथली ये जो रिटर्न है ये फाइल किए जाते हैं और ड्यू डेट इनकी क्या है? 13 days आफ्टर द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। अभी क्या चल रहा है? मई, तो ड्यू डेट क्या हो गई? 13th जून ड्यू डेट हो गई, या फिर और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। सीटीपी एनआरटीपी जो होते हैं इनको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, दिस वी नो। ठीक है। तो जो भी मेरी लास्ट डेट, अगर मैं एनआरटीपी हूं और मेरी जो भी लास्ट डेट है, काय की लास्ट डेट? रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी की, उससे विद इन 7 days मुझे जो है रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विच एवर इज अर्लियर। एक 13 जून या फिर विद इन 7 days ऑफ लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी, जो भी डेट अर्लियर रहेगी उस दिन मुझे जो है जीएसटीआर 5 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उन्हें जीएसटीआर 7 मंथली फाइल करना पड़ता है और उनकी ड्यू डेट 10th ऑफ मंथ सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ। मई मंथ का टीडीएस रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? 10th ऑफ जून, मई मंथ का। ठीक है। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 5 एंड जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 4। अलग अलग केसेस में ड्यू डेट क्या है टैक्स पेमेंट की? लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। जो भी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है, जो भी जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 7 की ड्यू डेट है, उस डेट तक आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। और जीएसटीआर 4 के केसेस में टैक्स फॉर अ क्वार्टर इज टू बी पेड बाय 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। अप्रैल, मई, जून ये क्वार्टर का टैक्स लायबिलिटी का ड्यू डेट क्या है? 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, मतलब अप्रैल में जून का ड्यू डेट हो गया 18 जुलाई। अंडरस्टूड? ठीक है। कुछ अदर रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट रिटर्न जीएसटीआर 10 क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन टू डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाईज इन द पीरियड बिटवीन डेट on which he became liable to registration till the date registration has been granted after grant of registration। मैंने पहली बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, तो जब मैं पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ उसके बाद जब भी मुझे रजिस्ट्रेशन मिला, मेरा पहला रिटर्न कौन सा जाएगा? जीएसटीआर 10 फर्स्ट रिटर्न उसको बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा जीएसटीआर 8 जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं वो जीएसटीआर 8 जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करते हैं 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू डेट है और ये जो है मंथली फाइल किया जाता है। ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इन जीएसटीआर 8 इफ आफ्टर सबमिशन ऑफ जीएसटीआर 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर डिस्कवर्स एनी डिस्क्रिपेंसी देयर आर नॉट बीइंग रिजल्ट ऑफ स्क्रूटिनी ऑडिट। स्क्रूटिनी ऑडिट हुआ है उसके केस में नहीं, उसको खुद से ही पता चला है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है। He should rectify such discrepancy in GSTR 8 to be filed for the month during discrepancies notice subject to payment of interest। इंटरेस्ट पे कर दो और खुद से अगर आपको कुछ पता चल रहा है कि गलत हुआ है
मस्ट, यू मस्ट रेक्टिफाई इट। कौन? यू मतलब कौन? इधर आप, ई कॉमर्स ऑपरेटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जीएसटीआर 998 एंड जीएसटीआर 9B, जो कि एनुअल रिटर्न है आपके। हम कब से देख रहे हैं? लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न कौन से होते हैं? जीएसटीआर 9, 9A, 9B, ये आपके जो है एनुअल रिटर्न होते हैं। कौन फर्निश करता है? फर्निश बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग जिनको जीएसटीआर 1 से हटाया, जिनको जीएसटीआर 3B से हटाया, उनको एनुअल रिटर्न से भी हटाया गया है। ठीक है, इनके अलावा बाकी सारे रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न जो है फाइल करना पड़ता है। प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या है? जीएसटीआर 9 है सारे के सारे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, लेकिन आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो तो आपके लिए जीएसटीआर 9A है, और अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपके लिए जीएसटीआर 9B है। ठीक है, अब एनुअल सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये तो हो गया आपका एनुअल रिटर्न। आपने रिटर्न, जीएसटी रिटर्न एक है जो फाइल किया है एनुअल। एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी होता है। क्या होता है? ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ एनुअल रिटर्न इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीस। किसके लिए? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हीं के लिए एनुअल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो मैंडेटरी है। आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको जीएसटीआर 9C फाइल नहीं करना है। जीएसटीआर 9, 9A, 9B जो एनुअल रिटर्न है, दिस इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। 9C इज नॉट कंपल्सरी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ही आपको ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो 9C में फाइल किया जाता है ये देना पड़ेगा। सेम एक्सक्लूजन सारे की सारे है। और ये जो रिकंसिलिएशन होता है ये किसके बीच में होता है? जो भी आपने सप्लाई डिक्लेयर की है आपके एनुअल रिटर्न में, जीएसटीआर 9, 9A, 9B, जो भी आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर की है और वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आपके ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें आपका कितना टर्नओवर है, आपने कितनी सप्लाईज डिक्लेयर की है और आपने आपके एनुअल रिटर्न में कितनी सप्लाईज डिक्लेयर की है, इनका बीच का एक रिकंसिलिएशन होता है। ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। मतलब जीएसटीआर 9A एंड 9C, जीएसटीआर 9B एंड 9C, जीएसटीआर 9 एंड 9C, ये एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। ये एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? 3 इयर्स है जीएसटीआर 8 फाइल करने के लिए। ठीक है, जीएसटीआर 10 एक फाइनल रिटर्न है। टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड और कैंसल्ड। हमने देखा फर्स्ट रिटर्न, जब मैं नया रजिस्ट्रेशन थी तो मैंने फर्स्ट रिटर्न फाइल किया। अब अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है या मैं सरेंडर कर रही हूँ तो मुझे एक फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 भी फाइल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 11 क्या है? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग यूआईएन, जिनके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उनके इनवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल्स है वो सारी जीएसटीआर 11 में फर्निश की जाती है। ठीक है, अब अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है या कुछ डिले किया है फर्निशिंग रिटर्न्स में, जीएसटीआर 1, 3B ये सारी चीजें आप टाइम पे नहीं कर रहे हो तो आपको एक नोटिस दी जाएंगी, जो भी आपने डिफॉल्ट किया है नोटिस आपको दी जाएगी, और आपको उस नोटिस मिलने के बाद विद इन 15 डेज आपको जो है रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, फॉलोइंग विच द टैक्स लाइबिलिटी विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन रिलेवेंट अवेलेबल प्रॉपर ऑफिसर के। अगर आपने विद इन 15 डेज वो रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर आपका जो केस है वो प्रॉपर ऑफिसर के पास चला जाएगा और टैक्स लाइबिलिटी फिर आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है वो असेस करेगा और फिर आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। बेटर है 15 दिन के अंदर, नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर दीजिए। लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न, आपको एक लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी अगर आपने रिटर्न फाइल करने के लिए डिले किया है तो। नेक्स्ट, इस पे ना एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जीएसटीपीज जो होते हैं, जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, ये क्या है? व्हाट आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जीएसटीपी? क्या क्या? अ पर्सन हु इज Indian citizen and
sound mind and not adjudicated as insolvent and not being convicted by a competent court. कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू कन्विक्ट नहीं किया है, उसे इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर किया है, वो साउंड माइंड का है और इंडियन सिटीजन है, तो वो जीएसटीपी बन सकता है और सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब ये और है, इसके पास में इनमें से कुछ भी एक क्वालिफिकेशन रहना चाहिए तो ही वो जीएसटीपी बन सकता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन का क्या मीनिंग है वो यहाँ दिया गया है, विच यू कैन रीड। ठीक है, और जो ये जीएसटीपी है ये क्या एक्टिविटीज कर सकता है, क्या फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जो जीएसटीआर 1 है आपको फाइल करके दे सकता है। मंथली रिटर्न, एनुअल और फाइनल रिटर्न जो भी है ये आपको फाइल करके दे सकता है। मेक डिपॉजिट फॉर क्रेडिट इनटू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपको अगर कैश लेजर में कुछ डिपॉजिट करना है ये बंदा आपको करके दे सकता है। ये ई वे बिल जनरेशन का काम आपको करके दे सकता है। ठीक है, अगर ये डिटेल्स ऑफ चालान आपके लिए फिल करके दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई अमेंडमेंट, कोई कैंसलेशन या कुछ एनरोलमेंट करना है तो वो आपके लिए एप्लीकेशन फाइल करके दे सकता है। अगर कोई इंटीमेशन है आपको फाइल करना है वो आपके लिए फाइल करके दे सकता है। आपके लिए रिफंड क्लेम करेगा वो, आपके लिए कुछ एप्लीकेशन, कुछ अमेंडमेंट, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करना है, ही विल बी डूइंग इट फॉर यू। ठीक है, also allowed to appear as authorized representative before any officer of department, appellate authority or appellate tribunal on behalf of such registered person, provided he is enrolled as GSTP under 283। important, अरे जब आपकी सारा काम ही वो कर रहा है, आपका जीएसटीआर 1, 3B, आपको कुछ अमेंडमेंट, कुछ कैंसलेशन, कोई रिफंड क्लेम, सारा जीएसटी रिलेटेड काम अगर आपका वो बंदा करके दे रहा है, तो जब कुछ स्क्रूटिनी हुई, कुछ ऑडिट हो रहा है, तो उस टाइम पे ऑफिसर के सामने आप बैठोगे तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है, जो जीएसटीपी है वो आपको करके दे रहा है, तो ऑफिसर के सामने एज अ रिप्रेजेंटेटिव उसको बैठना अलाउड है आपके बिहाफ पे। ठीक है, और जब ये रिफंड क्लेम वो करेगा या कैंसलेशन, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन करेगा, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है शैल बी सॉट कंफर्मेशन, उस रजिस्टर्ड पर्सन से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा तो ही वो रिफंड और रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट, कैंसलेशन कर सकता है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पार्ट। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट ऑफ जीएसटीपी? देखो, अगर आपको जीएसटीपी एज अ जीएसटीपी एनरोल करना है तो क्या प्रोसीजर है, दिस यू कैन रीड एंड दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 16 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है रिटर्न्स। इसका रिवीजन, कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, प्लीज आस्क। देखो, हमने ना बहुत सारे रिटर्न्स देख लिए, ये वो ये जो इम्पोर्टेंट है और जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। देखो, मैंने मेरी 2 साल की आर्टिकलशिप जो है आईडीटी में की है, सो आई नो। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट कौन से है, जीएसटीआर 1, 1A, IFF। ठीक है, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका जीएसटीआर 3B इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके जो एनुअल रिटर्न है, कौन से, जीएसटीआर 9, 9A और 9B एंड जीएसटीआर 9C। दिस योर एनुअल रिटर्न्स एंड एनुअल स्टेटमेंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये जो कुछ है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो टीडीएस, टीसीएस वाले, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले, ये सब है। देखो, याद तो आपको रखना पड़ेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, नो डाउट, लेकिन ये जो पर्टिकुलर है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस फिनिशेस योर कंप्लीट रिवीजन सीरीज ऑफ जीएसटी। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, डाउट्स ऑल्सो यू कैन आस्क मी, डायरेक्टली रीच आउट कीजिए, मैं सारे डाउट सॉल्व करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।